Life After Google by George Gidler, The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy। दोस्तों, साल 2018 में रिलीज़ हुई किताब लाइव आफ्टर गूगल बताती है कि दुनिया में ऑनलाइन डेटा और सिक्योरिटी का फ्यूचर पूरी तरीके से बदलने वाला है। दोस्तों, सिंपली एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्रिप्टोकॉज़म। इसे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये किताब बताती है कि इसी के इर्द गिर्द डेटा का फ्यूचर होने वाला है। मतलब साफ है कि दुनिया भर में डेटा और सिक्योरिटी का असली मतलब ही पूरी तरह से ही बदल जाएगा। सिंपली दोस्तों, आने वाले समय में इंटरनेट की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से ही क्रिप्टोकॉज़म ही ऑनलाइन फ्यूचर डिसाइड करेगी। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या आप इस चेंज को अडेप्ट करने के लिए तैयार हो। दोस्तों, आइए पहले गूगल सिस्टम को समझते हैं। दोस्तों, गूगल को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं और दोस्तों तब से इसने ऑनलाइन इंटरेक्शन की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये अपनी पावर को फ्यूचर में भी बरकरार रख पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 27 सितंबर 1998 को गूगल को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों, सिंपली जो इसकी शुरुआत थी वो बस एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। और तब के समय में ये जो दो बंदे थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थे। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर कभी ना कभी तो गूगल के क्रेज़ में कमी आएगी। और जब इसके क्रेज़ में कमी आएगी तो आखिर कौन सी वो चीज़ होगी जो गूगल को रिप्लेस करेगी। दोस्तों, सिंपली आज के मार्केट में कई सारी इंफॉर्मेशन जायंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी गूगल की पोजीशन को टच नहीं कर पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, गूगल की पहुंच एक आम इंसान से लेकर बड़ी बड़ी सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो कंप्यूटर सिस्टम है वहां तक है। दोस्तों, अगर हम गूगल के विजन की बात करें तो इसका जो विजन है वो बेसिकली वर्ल्ड ऑफ डेटा के इर्द गिर्द घूमता है। दोस्तों, सिंपली गूगल नॉलेज की फील्ड में काम कर रही है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ नहीं कर रही है। और यही रीज़न है कि गूगल इतना सक्सेसफुल है और होता जा रहा है। दोस्तों, गूगल ने अपने आइडियाज़ पर प्रॉपर तरीके से काम किया है। हमेशा से उसके जो फोकस था वो बेसिकली नॉलेज को इकट्ठा करने में रहा है। और इसके बाद गूगल उस नॉलेज को बेसिकली लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करता है। बेसिकली उसे फ़िल्टर करके लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। दुनिया में सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन के बाद गूगल के विजन के सामने एक चुनौती थी, एक चैलेंज था, और वो ये था कि वो ROI कैसे निकालेंगे। और इसके लिए उन्होंने जो हेल्प ली वो ली एडवर्टाइजमेंट की। और आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि यार गूगल जो है वो 95% जो इसकी इनकम है वो एडवर्टाइजिंग से आती है। अब भले ही दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट गूगल कोई पैसा नहीं देते हो, लेकिन आप गूगल को अपना जो टाइम है, जो अटेंशन है, वो दे रहे होते हो। और आज की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो अटेंशनल इकोनॉमी है। यहाँ पर जो जितने भी ब्रांड्स मिलेंगे आपको वो सब आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। और इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है इस बुक में, द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत। आज के डेट में दोस्तों जो कंपनियों का पूरा गेम है वो टाइम और अटेंशन पर टिका हुआ है। और सेम गूगल भी आपके जो टाइम है और आपकी जो अटेंशन है उसकी मदद से ही पैसा अर्न करता है। दोस्तों, सिंपली आपको मैं बता दूं कि गूगल के जो कंप्यूटर सर्वर्स हैं वो 3.5 बिलियन सर्चेस को हर दिन संभालने का काम करते हैं। और इसका मतलब है कि हर साल 1.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सर्चेज इसके सर्वर में किए जाते हैं। द गेम ऑफ बिग डेटा एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, ईयर 2017 में एक गैदरिंग रखी गई थी। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में एक सीक्रेट गैदरिंग रखी गई थी। और उस गैदरिंग में इंफॉर्मेशन एज के बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। और इनका मकसद क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करना, डिस्कशन करना। क्योंकि दोस्तों उनको इस बात पर शक था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से कई तरह के रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ने लगेंगे। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि उस मीटिंग में मौजूद ज़्यादातर लोग सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद कर रहे थे। अब ऐसे लोगों से ये कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि ये लोग आगे चलकर अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के बारे में लोगों को जाकर बताएंगे। सिलिकॉन वैलीज पियोनियर्स इस बात पर विश्वास रखते थे कि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर की डायरेक्शन को तय करने वाली होगी। और फिर जाके अंत में डिसीजन यही लिया गया कि इसकी डेवलपमेंट चलती रहनी चाहिए और साथ ही साथ हम लोगों को इससे जुड़े खतरों के बारे में भी बताएंगे। नाउ दोस्तों, ऑथर इस बुक में कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले जो खतरे हैं उनकी सिर्फ एक हाइप बना दी गई है। दोस्तों, ऑथर इसने बुक में कहते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्लीट सिस्टम होगा। अगर एक कंप्लीट सिस्टम होगा तो इसके पास पूरी दुनिया का डेटाबेस मौजूद होगा, जैसा कि गूगल में हम लोगों ने देखा ही है। लेकिन गूगल डेटा की मदद से ही खुद को अपडेट रखता है और गूगल की मदद खुद इंसान अपने इनपुट से कर रहा है। मतलब साफ है कि गूगल को ह्यूमन पावर चला रही है। मतलब साफ ये है कि गूगल से बड़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस रही है। और इसी बात को जो ऑथर हैं वो इस बुक में हाईलाइट करते हैं।
और ऑथर कहते हैं कि कुछ इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी होने वाला है। कोई भी तकनीक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मात नहीं दे सकती, क्योंकि तकनीक को बनाने वाला दिमाग इंसान के पास ही है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले खतरों का केवल हाइप बना दिया गया है। नाउ दोस्तों, अगेन ये ऑथर के वर्ड्स हैं। नाउ टू मेक प्रोग्रेस यू हैव टू थिंक इन दी न्यू पैटर्न। नाउ दोस्तों, यहाँ पे नई थिंकिंग की बात हुई है तो हमें समझना होगा क्रिप्टो करेंसी को। तो आप इस वीडियो से क्रिप्टो करेंसी को समझो पहले। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो के सारे बेसिस कवर करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में है क्या। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। आइए, क्रिप्टो करेंसी, जिसे आप क्रिप्टो भी बुलाते हो, वो एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि बेस्ड है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। आप टेंशन मतलब, मैं सारे की टर्म्स का मतलब बताऊंगा आपको कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है, डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, अगर हम नोट की बात करें, किसी भी करेंसी की बात करें, रुपी हो गया, डॉलर हो गया, तो इन सबको आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो बेसिकली। लेकिन जब बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, तो आप इसे छू नहीं सकते। ये कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डैट इज़ वाई क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी कहते हैं, क्योंकि हम इसे छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज का मतलब बेसिकली ये है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती या नहीं करती है। जैसे दोस्तों, रुपये को आरबीआई कंट्रोल करती है, वो जब चाहे कितने भी अमाउंट के नोट छाप सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ऐसा क्रिप्टो के केस में नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओन या कंट्रोल नहीं करता है। दैट इज़ वाई क्रिप्टो करेंसी इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। आई होप आपको डिसेंट्रलाइज का मतलब तो अब पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये बेस्ड है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी पॉसिबल हो पाई? आई एम श्योर आपने ये बिल्कुल सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत सिक्योर चीज़ है, ठीक है। बेसिकली आपने और भी चीज़ें सुनी होंगी कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट भी आता है इसके अंदर। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअल में इतना सिक्योर बनाने वाली जो चीज़ है वो क्रिप्टोग्राफी रेफ़र करती है एक मैथमेटिकल टेक्निक से, जो कि इस्तेमाल किया जाता है क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर बनाने के लिए। आई होप अब आप समझ गए होंगे क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम। क्रिप्टोग्राफी और कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर बना पाते हैं। सो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि बेस्ड है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। नाउ दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। आई एम श्योर आपने तो सुना ही होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें क्रिप्टोकॉज़म को समझना होगा। दोस्तों, मैं आपको सिंपली बता दूं कि क्रिप्टोकॉज़म की दुनिया में किसी भी पर्सनल डेटा को ईजिली टारगेटेबल सेंटर हब में डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है, जिसकी वजह से इसे कोई भी पर्सन होल्ड कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होल्ड कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी इसे होल्ड कर सकता है। और ठीक इसी के साथ ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉक्स की एक सीरीज़ कह सकते हैं। इन ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। ना दोस्तों, ब्लॉकचेन के इस्तेमाल का मकसद डिजिटल इन्फॉर्मेशन, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को खास समय पर फिक्स करना, यानी कि टाइम स्टैम्प करना होता है, ताकि उसे बैकडेट करना या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो पाए, या कहूँ तो दूसरे शब्दों में इम्पॉसिबल हो जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया शुरू हुई है, तब से ब्लॉकचेन और भी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। ना दोस्तों, जैसे जैसे पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी या फिर हम कह लें नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि एनएफटी का जो है यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्केल अप होते जा रही है। अब दोस्तों, आज के टाइम पर जो ब्लॉकचेन का यूज़ है वो तो बहुत जगह हो रहा है, ठीक है, और भी चीज़ें आइडेंटिफाई करी जा रही है जहाँ पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अगर आज के टाइम पर बात करें हम, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बैंकों में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है हम उसको रोक सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसकी जो खासियत जैसे हम कहें तो वो ये है कि इसमें जब कोई भी कभी भी एक बार जब डेटा एंटर हो जाता है, लोड हो जाता है, तो उसके बाद हम ब्लॉकचेन के अंदर से इसको मतलब हटा नहीं सकते, इसको एडिट नहीं कर सकते। उस डेटा को सिंपली बदलना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन हो जाता है।
नाउ दोस्तों, अगर आपको ब्लॉकचेन समझना है तो आप इस वीडियो से समझ सकते हो। आपको तो पता होगा कि बहुत ज़्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है। अब इन सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होता होगा किसी न किसी डेटाबेस में। पर दोस्तों, हम इस डेटाबेस पर रिलाई क्यों नहीं कर सकते, इस डेटाबेस को रिलायबल हम क्यों नहीं मानते? पहला रीज़न यही है कि हमारे पास उस डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि उस डेटाबेस का जो एडमिन है वो कभी भी उस डेटाबेस में मौजूद डेटा को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हम इसे रिलायबल नहीं मानते। अगर हम ऐसा सिस्टम ले आएँ जिसमें पहला वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी ना हो, सबके साथ वो शेयर्ड हो। दूसरा, उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम पर हम ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। तो ठीक ऐसा ही सिस्टम या फिर डेटाबेस ब्लॉकचेन कहलाता है। देखो दोस्तों, ब्लॉकचेन की शुरुआत 90s में ही हो गई थी, लेकिन ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में सतोशी नाकामोटो के नाम के एक एनोनिमस डेवलपर द्वारा। अब देखो दोस्तों, अगर ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझें तो जैसे एक दुकान में बहुत सारे रिकॉर्ड नोट होते हैं, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, कितना माल बिका, ये सब। तो इस पूरे रिकॉर्ड की किताब को हम लेजर कहते हैं, यानी कि एक खाता समझ लो। तो ब्लॉकचेन वही एक खाता है और इसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक को डिनोट करता है। ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन। अगर हम एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इसमें होता है कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेटा। पहली चीज़ जो स्टोर होती है इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, वो होती है हमारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर हम आप बात करें कि बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के ब्लॉक में क्या स्टोर होगा, उसकी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन, कि जैसे बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास गया। तो ठीक ऐसे ही अलग अलग यूज़ केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटाबेस स्टोर होंगे। दूसरी चीज़ जो स्टोर होती है वो है हैश वैल्यू। देखो दोस्तों, हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे हम आधार कार्ड के लिए अपना बायोमेट्रिक्स देते हैं ना, उसके बाद हम एक आधार कार्ड नंबर हमें मिलता है, हमको एक आधार कार्ड नंबर असाइन किया जाता है। वैसे ही आप समझ लो ब्लॉकचेन के अंदर भी होता है कि डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर करा रहे हैं, उसके हिसाब से एक यूनिट कोड जनरेट होता है, यानी कि हैश वैल्यू जनरेट होता है। और तीसरी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो होती है प्रीवियस हैश, जो कि होता है पिछले ब्लॉक की हैश वैल्यू, मतलब पुराने वाले ब्लॉक की हैश वैल्यू। और ठीक ऐसे ही जोड़ जोड़ के बनता है ब्लॉकचेन। और जो इस ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक होता है उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जिसके अंदर कोई प्रीवियस हैश वैल्यू स्टोर नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम ब्लॉक्स की हिस्ट्री को ट्रैक कर पाते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है और इन्फॉर्मेशन को यूनिक रख पाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। उसके साथ इंटरप्शन करने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके साथ छेड़खानी कोई आसानी से ईजिली नहीं कर सकता, इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। आई होप आपको ब्लॉकचेन समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, आप ये चेक कर लो कि कहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाले हैं जो बेसिकली आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।